भाई कुछ और भी कर सकते थे, प्रेम मोहब्बत पे कुछ कहानियां लिख सकते थे, लेकिन ये क्या आपने लिखना भी शुरू किया तो थ्रिलर लिखने लगे, डरावनी कहानियां लिखने लगे, या हम गलत कह रहे हैं? ऐसा नहीं है, आपने हर तरह का काम किया, लेकिन आज क्योंकि हमारा खूनी कहानियां हैं, तो वो आपकी ऐसी कौन सी कहानियां थी जो खूनी थी, जिन्होंने डराया? देखिए, मुझे ये लगता है कि जो खूनी कहानियां भी होती हैं, जो थ्रिलर भी होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं इंसानी रिश्ते होते हैं, प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और मैं आपको एक हैरानी की बात बताऊं कि जब आज तक से एक पोस्ट डाली गई खूनी कहानियां के नाम से, तो मैंने उसको ट्वीट किया। तो किसी ने मेरी पोस्ट को रिट्वीट किया और उसमें लिखा कि लो, खूनी कहानियां भी अब साहित्य होने लगा। तो मुझे मुस्कुराहट आई। तो मैं सबसे पहले तो मुझे लगता है इस सवाल का जवाब मुझे देना चाहिए कि खूनी कहानियां साहित्य क्यों नहीं हो सकती। रीजन क्या है हम भी कि चाहेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर दें, क्योंकि साहित्य तो किसी सीमाओं में बंधा होता नहीं है। और ये चर्चा हम सुबह से क्यों 3 दिन से हम कर रहे हैं कि गीत, संगीत, प्रेम, साहित्य की कोई सीमा नहीं होती। प्लीज। जी, रीजन ये है कि ये जो फर्क है जो मुझे महसूस होता है वो सिर्फ हिंदी भाषा को लेकर है और सिर्फ इंडिया में है। हमारे, अगर आप अंग्रेजी लिटरेचर की बात करें तो वहां पर अगाथा क्रिस्टी है, सिडनी शेल्डन है, सर आर्थर कॉनन डायल हैं। तो जहां पर कॉनन डायल जैसे राइटर को सर की उपाधि दी जाती है इंग्लैंड में, जो बेसिकली हमारे जैसा ही क्राइम लिखते हैं। अगाथा क्रिस्टी हैं जिनको बहुत बहुत सम्मान मिलता है, जेम्स हेडली चेज हैं जिन्हें बहुत सम्मान मिलता है। हम लोग यहाँ पढ़ते हैं भारत में, खूब हाँ। खूब बच्चे पढ़ते हैं सब। तो सिर्फ कोई थ्रिलर हिंदी में लिखता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो साहित्य नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो परंपरा रही है जासूसी साहित्य लिखने की, वो बाबू देवकीनंदन खत्री से शुरू होती है, जिन्होंने जिन्होंने हिंदी में, जिनको पढ़ने के लिए लोग हिंदी सीखा करते थे। फिर इब्ने सफी जैसे लोग रहे, फिर जनप्रिय लेखक ओम प्रकाश शर्मा जैसे लोग रहे, और अगर हम लोकप्रिय साहित्य में बात करें तो गुलशन नंदा, बहुत सारे लोग रहे हैं। तो जो बेपनाह बिका करते थे, लाखों में बिकते थे। तो मुझे लगता है ये सिर्फ भेदभाव की बात है। अगर हिंदी को लेकर बातें हैं कि अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो खूनी कहानियां साहित्य क्यों नहीं हो सकती, ये बातें की जाती हैं। लेकिन अगर हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो इंग्लैंड जैसी जगह में सर की उपाधि दी जाती है। और मुझे नहीं लगता, सॉरी मैं बोल रहा हूं, तो देखिए आज कि भारत रत्न किसी इंडियन हिंदी यानी जासूसी साहित्य लिखने वाले को दिया जा सकता है। भारत रत्न तो बहुत दूर है कि पद्मश्री या पद्म भूषण भी दिया जा सकता है, जबकि कॉनन डायल को सर की उपाधि मिली। अमित जी, आपका ये दर्द है और आप जैसे लेखकों का ये जो तकलीफ है, ये साहित्य आज तक वही मंच है। आपने कम से कम इतना गंभीर प्रश्न आज उठा दिया है, तो हम चर्चा इस पर अवश्य करेंगे। लेकिन संजीव सर, आप तो पत्रकार हैं और आपने विकास दुबे को जो लिखा वो नॉन फिक्शन था, वो एक रिपोर्टिंग थी, उस तरह से लिखा। लेकिन वो कैसे फिक्शन की तरह पॉपुलर हुआ, प्रचलित हुआ? और क्या आपने वाकई ये सोच के लिखा था कि विकास दुबे की जो कहानी है वो मैं इस तरह से लिखूं जो एक रिपोर्टिंग न लगकर एक साहित्यिक कृति हो? सईद भाई, थैंक यू। होता क्या है कि मैं 1 मिनट अमित भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए आपका जवाब दूंगा। बेसिकली जो क्राइम है, हम क्राइम को तब बहुत पसंद करते हैं जब हमें वो अच्छा लगने लगता है। जैसे एज ए रिपोर्टर जब कोई बड़ी घटना होती थी तो मैं अपनी टीम से हमेशा कहता था कि जब क्राइम की रिपोर्टिंग करो तो ये सोच के करो कि यार ये घटना मेरे साथ हुई होती तो हम कैसा लिखते। क्या और बात, बेसिकली अच्छा रिपोर्टर या अच्छा जो भी रिपोर्टाज लिखा जाता है वो ऐसा ही होता है। अब मैं अमित भाई की बात पे आता हूं, जो इन्होंने कहा हम विदेश में क्यों जाएं। अगर रावण नहीं मरता तो क्या रामायण का ये लेवल पहुंच पाता? तो क्राइम हुआ ना वहां पे, उस क्राइम का दूसरी दिशा है। लेकिन क्राइम पहले रावण ने किया, वो वाला हिस्सा हम क्राइम मान लेते हैं कि भाई रावण ने एक बड़ा क्राइम किया। अगर वो माइथोलॉजी है, मान लेते हैं माइथोलॉजी है, सच्ची घटना है, वो सब दूसरा चरण है। लेकिन एक क्राइम ने एक रिजल्ट दिया। महाभारत भी तो एक क्राइम का रिजल्ट था जिसको हम बड़े मन से, तो अगर हम रामायण और महाभारत के क्राइम को ग्लोरीफाई कर सकते हैं, ग्लोरीफाई शब्द पे मत जाइएगा, लेकिन अगर हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं
तो फिर हम इस क्राइम को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? तो जब विकास दुबे का किस्सा हुआ तो एक बड़ा अद्भुत किस्सा है, आपने शुरू करने की बात कही, तो हुआ क्या कि जुलाई की बात है 2020 की, अचानक एक सुबह एज ए जर्नलिस्ट मेरे पास फोन आया कि भाई या विकास दुबे ने कांड कर दिया है। मेरी किताब आप में से अगर कुछ लोगों ने पढ़ी होगी तो शुरुआत उसकी इसी तरह हुई, और नहीं हो तो पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यार कांड हो गया है। तो हमने कहा कांड हो गया, तो इसके बाद दिल्ली से बहुत सारे पत्रकार कानपुर जाने लगे, पूरे देश का मीडिया जा रहा था। अब कानपुर में उन सबको लगने लगा कि मुझसे पूछें कि क्या हुआ था, क्योंकि मैंने वो 20-25 साल का मेरा पत्रकारिता का जीवन था, 20-25 साल का उसका पूरा अपना क्राइम और पॉलिटिक्स का जीवन था। तो पूछना शुरू किया, मुझे बाद में लगा मैं यहाँ स्वार्थी हो गया कि मैं इन सबको बता रहा हूँ, तो क्यों ना इस सबको इकट्ठा कर देता हूँ। और फिर ये जन्मा की इसको इकट्ठा करते हैं और तमाम वो चीजें लेके आते हैं जो किसी को नहीं पता है। बहुत सारा विकास दुबे के बारे में छपा, बहुत चर्चा हुई, बट आखिर वो कानपुर इंपैक्ट क्या था उसके अंदर? कानपुर का भौकाल आपने सुना होगा, कानपुर की बकैती सुनी होगी। कानपुर कई और कारणों से फेमस है, कानपुर बिठूर के कारण फेमस है, कानपुर रानी लक्ष्मीबाई के कारण फेमस है। तो जब कानपुर बकैती और भौकाल से रानी लक्ष्मीबाई और बिठूर, मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, मैंने अपनी किताब की प्रस्तावना में भी लिखा है कि कानपुर वो जगह थी जब भगवान राम को लगा कि सीता जी को कहां भेजें, प्रेग्नेंट सीता जी को, तो उन्होंने बिठूर भेजा। बिठूर कानपुर में था। अयोध्या से वो सीता जी बिठूर आती हैं, वाल्मीकि आश्रम में रहती हैं। कानपुर वो जगह थी जब रानी लक्ष्मीबाई बचपन थी, तो हम लोगों ने कविता पढ़ी है कि बचपन में जो छबीली जब नाम था तो वो नाना के घर खेली थी, तो वो कानपुर आती हैं। उस कानपुर को जब उसने महाकाल के दरबार में जाके कहा मैं विकास दुबे कानपुर वाला, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार कानपुर के साथ तो गेम हो रहा है, इसलिए मैंने उसका नाम रखा बवाली कानपुरिया, और उस गेम को लेके आए। और आगे जब आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि उसकी अपनी सिर्फ कहानी नहीं, ना वो हीरो है ना विलेन है, ये कहानी है जो आपने पूछा कि एक नॉन फिक्शन को फिक्शन में थोड़े प्रयोग किए हैं, फिक्शन को नॉन फिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। एक पात्र है उसमें, बड़ा जबरदस्त पात्र है, एक पत्रकार है, उसका नाम है गुड्डू पीएचडी। तो अद्भुत पात्र है, वो पूरी कहानी साथ साथ लेके चलता है। जैसे मेरे पास एक फोन आया था, वैसे उस कहानी किताब में आप पढ़ोगे कि उसके पास एक फोन कॉल आती। तो इस तरह से वो कहानी चली है, और पिछले जो 30-35 दिन उसको रिलीज हुआ और जो रिस्पॉन्स है बड़ा जबरदस्त है। और लेकिन मुझे लगता है क्राइम पढ़ा जाता है, जो फिर से आपने शुरुआत करी थी, और खूनी कहानियां सिर्फ इसलिए खूनी होती, कोई बिना खून के जीवन नहीं है। आप कल्पना कर सकते हो कि बिना ब्लड के जीवन होगा, वो पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक बिना ब्लड के जीवन नहीं हो सकता, तो फिर कहानी बिना ब्लड के कैसे होगी? इसलिए खूनी कहानियां तो जबरदस्त होती हैं। सौरभ जी, सिम्बायोसिस से आपने पढ़ाई लिखाई की, देखिएगा बीआईटी, उसके बाद आईएम, अरे भैया ये कहां से चस्का लग गया आपको? नहीं सर, चस्का कुछ नहीं लगा, ये बड़ी कहानी डरते डरते लिखी है मैंने, क्योंकि मुझे करीब 5 या 10 मर्डर करने थे उसमें, और वो इस तरीके से करने थे कि क्या कह रहे हैं भाई? सामने वाले की सिर्फ डर ना लगे, उसकी आत्मा बाहर निकल के चीखने लगे कि ये क्या हुआ है। तो उसके लिए मुझे काफी रिसर्च करनी पड़ी थी, और जैसे कि पता है आपको, बिट्स प्लानिंग के लोग रिसर्च में काफी आगे रहते हैं, तो वहां से रिसर्च लेकर के जो प्लानिंग करी है, वो ऐसी प्लानिंग करी है कि हमारे जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, इंस्पेक्टर जयंत, वो सर के बाल नोचने लगता है, उसको पता नहीं पड़ता मर्डर कैसे हो रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो आप सही और गलत की डेफिनेशन है, वो सही और गलत की डेफिनेशन वहां से शुरू होती है जहां से आप देखना चाहते हैं। आप जिसको क्राइम कहते हैं वो किसी के नजरिए से क्राइम नहीं होता, एक नॉर्मल चीज है। आप उस चीज को अगर उस डेफिनेशन से लेकर चलेंगे, कहानी का रूप ही टोटल बदल जाएगा। साइकोलॉजिकल थ्रिलर में क्या होता है, एक इंसान बड़े आराम से जाता है, मर्डर करता है, खाना वाना खाता है घर में, बकायदा उसको किस करके आता है डेड बॉडी को, कहता है गुड बाय बॉस, काम खत्म हुआ मेरा, नेक्स्ट टारगेट क्या है, लिस्ट बनाई हुई है उसने पूरी। उसकी नजरिए से अगर आप देखेंगे तो साइको किलर कह सकते हैं आप उसको, मिशन ओरिएंटेड किलर कह सकते हैं आप, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहां पर अब जब मैं लिख रहा था तो मुझे काफी डर लगा कि मैं किस लाइन में जा रहा हूं, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं मैं ही मेरे अंदर का कोई खून ही निकल के आ रहा है। तो मैं काफी डर गया, और हमेशा रात में लिखता था कहानी, तो ये और डरावनी बात थी, तो मैं कमरा बंद करके लिखता था, कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से कोई दबकी मारे और मैं मतलब कुछ का कुछ हो जाए। बट लिखने के बाद पता पड़ा कि कितनी प्लानिंग चाहिए होती मर्डर में भी, मतलब कितनी मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि आप गए और आपने मर्डर किया और आप बच के आ जाएं। कत्ल करना भी आसान नहीं होता। नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इस चर्चा को आज थोड़ा सा अलग रूप देना चाहते हैं। वो इसलिए कि अभी एक ऐसा मर्डर हमारे जहां हम बैठे हैं,
यही दिल्ली में एक ऐसा मर्डर हुआ है जिसने हमारी रूह कंपा दी है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कलेजा मुंह को आता है उसको सुनने के बाद। और हमारी ये बच्चियां, आज बहुत अच्छी बात है कि आज आप रात में यहाँ बैठी हैं हमारे साथ। आप में डर नहीं है, वरना अब डर और दहशत हम लोगों के घर कर गया है, मन में घर कर गया है। हम उस पर आप से चर्चा तीनों से करना चाहते हैं कि ये कितना खतरनाक होता है, और कहीं ऐसा तो नहीं जैसे इस केस में जिसका उल्लेख हम कर रहे हैं उसमें भी ये कहा गया कि उसने बॉडी के पार्ट्स करने के लिए भी आप ही जैसे लेखकों की कहानियां और यूट्यूब पर आप ही जैसे लेखकों, उपन्यासकारों से आइडियाज लिए, और उस आइडियाज से के बाद उसने ये काम किया। लेकिन हम इस पर आते हैं अगले हिस्से में, क्योंकि आप तीनों इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, और जो ओटीटी हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आजकल बन गया है। हमें लगता है यहाँ बैठे सभी लोग और टीवी पर देख रहे इस कार्यक्रम को सारे लोग इस बात से जरूर सहमत होंगे कि हम लोगों के 2-3-4 घंटे सर, संजीव सर, सौरभ भैया और अमित भाई, वो ओटीटी के बिना नहीं गुजरते हैं क्या? घर जाने के बाद सब सारे प्लेटफॉर्म से, बहुत सारे नेटफ्लिक्स और अमेजॉन और पता नहीं क्या क्या, उसके बाद ही हम सोते हैं। लेकिन आपकी विकास यात्रा, जी, आपने कैसे 12 साल की उम्र में लिखना शुरू किया, और अभी फिलहाल अगर हम आपको कहीं देखना चाहें, जो एकता कपूर के साथ आप ओटीटी पर बहुत सारा काम करते हैं, उसके बारे में प्लीज कुछ बताइए। जी, देखिए, मुझे लगता है कि आज जो राइटर हैं, अगर वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा चांस हैं। चूंकि मैंने बहुत सारी किताबें पहले लिखी, तो एकता कपूर के ओल्ड वाला जिसे सामने से फोन आया और बिच्छू का खेल शो बना, जो ZEE5 पर है, बहुत बड़ा हिट रहा, और उसके हिट होने के बाद और भी काफ़ी शो बन रहे हैं। जो मेरा कमांडर करण सक्सेना है, कमांडर करण सक्सेना की सीरीज यानी 58 बुक्स पब्लिश हैं, रॉ का एजेंट है, और उस कमांडर करण सक्सेना सीरीज पर स्पॉटिफाई ने एक बहुत बड़ी ऑडियो ड्रामा सीरीज बनाई है, जिसमें सोनू सूद ने आवाज दी है, वो कमांडर करण सक्सेना बने हैं। इसके अलावा अब उस कमांडर करण सक्सेना सीरीज पर अब वेब सीरीज भी बन रही है, जिसे इंडीमॉल बना रहे हैं। इंडीमॉल जिन्होंने बिग बॉस वगैरह बनाते हैं, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस। हाँ, बहुत। तो अभी कहने का मतलब यह है कि जो क्राइम है, क्राइम की जो खूनी कहानियां होती हैं, मैं खूनी कहानियां अगर टाइटल को पकड़कर चलूं तो बहुत ज्यादा काम है। अगर थ्रिलर आपने लिखे हैं तो वेब सीरीज में बहुत ज्यादा आपके वेब सीरीज बनने के बहुत ज्यादा चांस हैं। ऑडियो बुक्स बहुत ज्यादा बन रही हैं। इसके अलावा फिल्म्स बहुत बन रही हैं। अभी मैंने नायिका, मेरी नई किताब आई है, नायिका के भी फिल्म राइट उसके आने से पहले सेल हो चुके हैं, जो पैन स्टूडियो ने लिए हैं, जिन्होंने RRR और गंगूबाई काठियावाड़ी बनाई। इसके अलावा जो अभी मैं नेक्स्ट बुक लिख रहा हूं, उसके राइट भी पहले से एकता कपूर ले चुकी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक अच्छे लेखक हैं, मैं दूसरे लेखकों के लिए बोल रहा हूं ये बात, और आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं जो थोड़ा सा अलग है या थोड़ा सा बेटर है, जो आपका मनोरंजन भी करता है, तो आज लेखकों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छी दुनिया है। हमारी रीडरशिप किताबों में पढ़ी कम हो गई हो, हम बोल सकते हैं पेपर बैग कम बिकता है, लेकिन उसके चांसेस अभी अलग अलग हैं। आज ई बुक्स बहुत पढ़ी जा रही हैं। जैसे प्रतिलिपि पर खुद मेरी जो किताबें हैं मिलियंस में हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप प्रतिलिपि पर जाकर देखेंगे तो मिलियंस में 36 मिलियन एक बुक पढ़ी गई है, 19 मिलियन दूसरी बुक पढ़ी गई है, 19 मिलियंस, और सर आप सिर्फ 6 मंथ के अंदर। तो मेरे लिए खुद चौंकने की बात, और ये सब क्राइम थ्रिलर्स, और ये सब क्राइम थ्रिलर हैं। अगर मैं इस टैगलाइन के लिए बोलूं तो मतलब खूनी कहानियां हैं।